हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेक इजी क्लासेस पर, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम यहां पर यूपी कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये वाला जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा था ना, ये चल रहा था हम लोगों का शाम को 7 बजे। लेकिन अभी हमने इसका आज से यानी कि मंडे से आज से इसके समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। और अब ये क्लास आप लोगों की मॉर्निंग में सुबह 10 बजे हुआ करेगी, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। अब ये क्लास आपकी किस समय हुआ करेगी? अब ये क्लास आपकी 10 बजे हुआ करेगी, ठीक है ना। तो जैसे कि आज भी आप लोगों की ये जो क्लास हो रही है वो 10 बजे ही हो रही है, और रोजाना अभी क्लास आपकी 10 बजे ही रहेगी, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग इस समय पर पहुंचकर अच्छे से इस क्लास का लाभ उठा पाए। आप लोग क्लास 5 हो भी चुके हैं अब तक प्रैक्टिस सेट, और आज छठा प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में ना तो मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ना ही कम क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं आपको उतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने कि आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, 17, 18, 19, ठीक है ना। उतने ही मैं कराता हूँ और उसी फॉर्मेट के करा भी रहा हूँ, ठीक। जिन लोगों ने हम लोगों से पहले तैयारी की है हमारे यूट्यूब चैनल से, उन लोगों को पता है कि जो भी हमने पढ़ाया है उससे अदर कुछ भी नहीं आया है, ठीक। जो आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यदि इन सभी प्रैक्टिस सेट के केवल क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, और जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है केवल वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप करना सीख जाएंगे, भले ही आपको डिजिट चेंज करके दे दी जाए, ठीक। तो भी आपके एग्जाम में ये मान के चलना लगभग सभी क्वेश्चन इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज क्लास। तब तक और भी विद्यार्थी लाइव आ जाएंगे, ठीक। और मैं आप लोगों की फाइल को कर लेता हूँ इंपोर्ट, है ना। तब तक सभी विद्यार्थी लाइव भी आ जाएंगे। सेट नंबर 6, हाँ जी, फिर से आप लोगों का स्वागत है। अच्छा हाँ भाई, आप लोगों के जो कमेंट हैं वे सब लाइव भी हैं। आप लोगों को वे कमेंट लाइव भी करने हैं कमेंट, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक चीज और, आप लोगों का यूपी कांस्टेबल में कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपका थोड़ा कमजोर है, ठीक। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अभी नहीं, ठीक, जब क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद, ठीक। आप मुझे टॉपिक कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं कंप्लीट लेक्चर बनाऊं, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर कर देना आप, ठीक। और जिस 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 टॉपिक के भी कमेंट सबसे ज्यादा रहेंगे पहले उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं गुरु शुरू। क्वेश्चन नंबर 39 आप देख पा रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पर है। आप कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मतलब ये प्रैक्टिस सेट में 39 नंबर पर आता है क्वेश्चन, ठीक। हालांकि ये आपका आज पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, एक परीक्षा में प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, हालांकि उसे 4 सही उत्तर भी मिले थे। अब एक चीज समझो, आप इसके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, उसने कहा है कि उसे 4 सही उत्तर भी थे। कितने थे? 4 सही उत्तर भी थे। तो इसका मतलब सही उत्तर करने पर उसे 5 अंक मिलने थे। तो 5 चौक 20 नंबर उसने अपने एक्चुअल में प्राप्त किए। कितने नंबर प्राप्त किए? तो सर उसने 20 अंक अपने एक्चुअल में प्राप्त किए हैं। लेकिन उसे जो अंक मिले हैं ओवरऑल, ठीक, जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक उसे मिले, ठीक। तो इसका मतलब 20 अंकों का नुकसान तो उसने ये किया, 20 अंकों का नुकसान तो ये किया, और 12 अंकों का नुकसान ये किया। तो इसका मतलब है कि उसे टोटल 32 अंकों का लॉस हुआ, ठीक। और वो कह रहा है कि एक पर्सन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक। और उसके टोटल कितने अंक काट लिए गए? तो टोटल उसके मिले 20 थे, वे भी गवा दिए। उसके बाद -12 पर वो पहुंच गया, तो इसका मतलब 32 अंकों का उसका लॉस है, ठीक। तो उसके कितने उत्तर गलत थे, वो पूछा कितने गलत थे, तो गलत होने के कारण उसका नुकसान कितने अंकों का है? तो गलत होने के कारण उसका नुकसान है 32 अंकों का। 2 अंक काट लिए जाएंगे जब उसका एक गलत होगा, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक। और उसके कितने अंक काटे गए? टोटल 32।
तो 32 अंक काटे जाएंगे जब उसके कितने गलत होंगे, 16। और ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। आई होप कि आपने ये बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, देखते हैं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे? तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचे 15। ठीक, प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचे वो क्या बचे? 15। आप जरा बात को समझिए। उसने कहा 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ठीक, तो एक काम करते हैं, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं मिलकर किसी एक संख्या को विभाजित करें तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो वही एलसीएम में निकालने वाला हूं। तो जैसे 16 के लिए हम एलसीएम पर काम करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 24 के लिए क्या होता है? 8 तिया 24, है ना? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 72 के लिए क्या होता है? 8 नीम 72, है ना? तो देखो 8 तो कंप्लीट हो गया, 9 की कमी थी तो गुना 3 9 कंप्लीट हो गया। 84 होता है 12 7 84, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 7 84। क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन और बताओ? ठीक, इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका एलसीएम लें, अरे अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? हाँ, अगर हम इसका एलसीएम लें तो इन सब की मल्टीप्लाई ही इसका क्या होगी? एलसीएम। ठीक, करते हैं जी। ये कितना हो गया? 16। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, है ना? मैं आपको क्या बताने वाला हूं? एक ट्रिक बताने वाला हूं। हाँ जी, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। देखो, जैसे अपने को करना है इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम होगा 16 गुना, इसका एलसीएम क्या होगा? और ये क्या है जी? ये ठीक है, अब ठीक है। हाँ, इसका एलसीएम क्या होगा? 16 गुना 9 7 63। ठीक, 16 गुना 9 7 63। मैं आपको 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करना बता रहा हूं। हालांकि आप 16 की गुना कर सकते हैं डायरेक्ट। 16 तिया 48, बचा कितना अपने पास? 4। 16 छिका 96, 96 4 1100, है ना? अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि उसने कहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, आपको किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या पर पहुंचना है। ठीक, आपको क्या पूछना है? बड़ी से बड़ी संख्या पर पहुंचना है। देखो, जब किसी संख्या के नियरेस्ट पहुंचना होता है तो हम एलसीएम से उस संख्या को भाग करते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? जब किसी संख्या के 1 2 3 4 5 6, जब किसी संख्या के नियरेस्ट पहुंचना होता है तो उस संख्या को एलसीएम से भाग करते हैं और शेषफल निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर 9 बार पढ़ा चलाता हूं तो ये हो जाएगा 9072। ठीक, डिफरेंस करते हैं कितना आएगा? 7। डिफरेंस करते हैं कितना आएगा? 2। डिफरेंस करते हैं कितना आएगा? 9। फिर से एक और 9। कितनी बार? 9 बार, यानी कि 9072। ठीक, डिफरेंस करते हैं कितना आएगा? 7। डिफरेंस करते हैं कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 2। और ये आ जाएगा 9। कितनी बार चलाते हैं? 2 बार, यानी कि 2016। करते हैं तो कितना बचेगा? 3। करते हैं तो कितना बचेगा? 63। तो इसका जो शेषफल है वो 63 है फाइनली। शेषफल क्या है सर? तो इसका जो शेषफल है वो 63 है। अगर आपका उत्तर कम होता है तो जो शेषफल आता है वो घटा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम 9 में से घटाएंगे क्या? 3। ठीक, क्या घटाएंगे? 9 में से 3, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6। फिर मुझे शेषफल क्या बचाना है? 15। तो फिर मैं 15 में इकाई का अंक 5 जोड़ूंगा, तो 6 5 11, इकाई का अंक आया 1, और इकाई के अंक वाले कितने हैं? 2, तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेट। चलिए, तो मुझे क्या करना है? इसमें से अगर मैं 63 घटाता हूं तो ये आता है 6, ये आता है 3, ये आता है 9, ये आता है 9, ये आता है 9 और ये आता है 9, और फिर उसमें प्लस कर देना है 15, तो कितना आ जाएगा? 51। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी। ठीक, एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जिन्हें हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में से कुछ नहीं है कि जिसे हम ऑप्शन से कर पाए। समझ पा रहे हो? तो इसे हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर इस बार भी देखे गए हैं और दोबारा से फिर से देखे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, बोर्ड मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर अवश्य आने ही आना है। ठीक, दूसरी बात, आप यहां पर देखो, इसे बहुत से लोग क्या समझते हैं? जब बार समझते हैं, जैसे लिखा ना 1/4 माइनस के 1/6, और ये बार नहीं है, इस चीज को समझे आप।
ये क्या है फिर? इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक, यानी कि लाइन ब्रैकेट। समझ रहे हो? इसे क्या बोलते हैं? रेखा कोष्टक, यानी कि लाइन ब्रैकेट। ठीक है, चलिए। तो ये ब्रैकेट की तरह ही सोल्व होता है। आप इसे नॉर्मल, जैसे ये 1/4 माइनस 1/6, आप इसे इसी तरीके के ब्रैकेट की तरह ट्रीट करें। जैसे ये ब्रैकेट होता है ना, आप इसे इसी तरीके के ब्रैकेट की तरह ट्रीट करें। ठीक है ना? चलिए देखो, मैं समझाता हूं आगे कैसे करना है। आपको ये तो पता ही है कि जब ब्रैकेट होते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, और जो रेखा कोष्ठक होता है ना, वो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। क्या होता है? सबसे छोटा ब्रैकेट होता है। करते हैं जी। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। जिस कारण ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, फाइनली आ गया 1/12। ठीक, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 5/2 माइनस के 1/12। इसका एलसीएम कितना आया? तो सर इसका एलसीएम आ गया आपका, अच्छा आप एक समझदारी दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहें। जैसे इसके अपॉन में 12 है, तो आप इसे ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने मन में। तो ये हो जाएगा 30/12, और फिर 30 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 29/12। ठीक, 29/12 इतना आ गया। ठीक, और इसके बाहर फिर से 1/2 दिख रहा है, तो क्या मैं 29/12 को 6/12 लिख सकता हूं? माइनस 4 ही कम 4 और 1 5/4। आप क्या करें, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे एक जैसा हो जाएगा। तो 15 माइनस 6 यानी कितना हो गया? 9/12। 9/12 बोले तो 3/4 है ना? देखो, कुछ कैलकुलेशन लिख के करनी है, कुछ मुंह जवानी करनी, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, एग्जाम के हिसाब से ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 15/2 गुना 4/3, 3 पंजे 15, और ये कट जाएगा इससे 2, और फाइनली कितना आ गया? 5 दूनी 10। तो ये पूरा पैटर्न कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 10 भाग। भाग हम लिख ही नहीं रहे हैं, हम भाग लिखते ही नहीं, हम इसे सोल्व करते हैं बस, है ना? इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये कितना है? यह है 1/2 गुना 8 या 24 और 1 25, तो हम इसे लिख सकते हैं 25/3। ये हो गया 25/6, लेकिन पलट के क्या लिख देंगे इसे? 6/25। क्या लिख देंगे? 6/25, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और फाइनली आ गया आपका 6 दूनी 12/5, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं? कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं? क्या किसी को पता है कहां पर गड़बड़ की? क्या किसी को पता है कहां पर गड़बड़ की? दोबारा से देखना पड़ेगा, हमने कहीं पे संख्या को लिखने में गड़बड़ कर दी। दोबारा से देख ले, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, कभी पेपर में आपको लगे कि आपने कुछ गड़बड़ की है, तो आप बीच में क्वेश्चन को ना देखे, दोबारा से रिस्टार्ट करें क्वेश्चन। ठीक है, देखो, इसका एलसीएम कितना आ गया सर आपका? इसका एलसीएम आ गया है 12, जिसके कारण ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली हो गया 1/12। ये हो गया 2 दूनी 4 1 5, 5/2 माइनस के 1/12। तो आप इसे लिख सकते हैं 30/12। तो 30 में से 1 गया तो कितना बचा? फाइनली ये आ गया 29/12, और 29/12, हाँ यहाँ गलती करी है ना मैंने, ये बच रहा था कितना? 29/12, और 29/12 का मतलब हो गया, ये हो जाएगा 29/24। और उसके बाहर ये क्या था? ये था 4 एकम 4 1 5/4। ऊपर नीचे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 30/24, बोले तो 1/24, क्योंकि घटेगा ना, तो क्या आ जाएगा? 1/24। जब भाग का निशान है पलटूंगा तो वो 24 हो जाएगा गुना, वो हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15/2। ठीक, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 12 बार। ठीक, तो ये हो गया 180। फाइनली यहां तक की वैल्यू आ गई। इस भाग को सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 गुना, ये हो जाएगा 25/3, है ना? तो ये आ जाएगा 25/6, है ना? तो ये आ गया 25/6, लेकिन भाग का निशान है तो हम क्या लिखेंगे? 6/25। 6/25, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 36 का 216/5, 5 चौक 20, बचा कितना? 1, 5 दिया 15.2, 43.2, है ना? मैं वही तो कह रहा, कुछ तो घपला किया है। वो बात करते करते है ना, वो 29/16 का बस कुछ और ही कर दिया हमने। ठीक है ना? तो ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक नहीं थी। ठीक, बताइए कोई डाउट तो आप लोग किसी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आएगा अब आपका, हाँ, क्वेश्चन नंबर 42। यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ा दिया जाए और हर 40% बढ़ा दिया जाए, तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाती है। मूल भिन्न कह रहे हो, वैसे तो इसकी ट्रिक है। ठीक, लेकिन आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी करेंगे जब भी अच्छा क्वेश्चन होगा। अब मान लीजिए कोई भिन्न x/y है,
वो कह रहा है किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ा दिया जाए, तो कितना आ जाएगा 160%। ठीक, और हर 40% बढ़ा दिया जाए तो y का 140%। और ऐसा करने पर जो रिजल्ट आता है वो आता है 16/63। आप अपॉन 100 से अपॉन 100 काट सकते हैं। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला था ना, वो इसी से रिलेटेड बताने वाला था। आप समझो कैसे। मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला था सर, मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला था कि देखो, अगर आपको कहा है ना उसने 16/63 है, उसने कहा है कि अंश बढ़ा दिया 60%, तो आप 60% बढ़ाकर हर में गुना कर देंगे, और हर बढ़ा दिया 40%, तो आप हर बढ़ाकर अंश में गुना कर देंगे, उल्टी गुना कर देनी, उससे वापस मूल भिन्न आ जाती है। और वो कुछ स्पेशल नहीं है, आप इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इधर तब भी वही आएगा, यानी कि x/y आएगा, है ना। चलिए करते हैं कैलकुलेट। 20 से कट जाएगा कितना 7, 20 से कट जाएगा कितना 8, 8 से कट जाएगा कितना 2, और 7 से कट जाएगा कितना 9। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 2/9। कौन सा है 2/9? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। एक कर्मचारी की एक सप्ताह की औसत आय 180, उन्होंने सोमवार से शनिवार तक 115, 212, 170, 165, 180, 225, ठीक 225 रुपए कमाए। उसकी रविवार की आय ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को समझो, देखो इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान पे देखें तो आपके जो इकाई के अंक हैं वो सबके अलग, अच्छा नहीं है, चलिए सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सबके इकाई के अंक सेम होते ना, मतलब अलग अलग होते, तो मैं डायरेक्ट इकाई का अंक टोटल करता और 0 में से घटा देता तो अपना आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए उसने कहा है कि एक सप्ताह के, तो एक सप्ताह का मतलब हो गया 180 गुना 7। अगर मैं टोटल की बात करता हूँ 0 और 8 सती 56, बचा कितना है 5, और 7 और 5 12, यानी कि 1260 रुपए उसकी टोटल इनकम है। अभी तक कितनी हो चुकी, अभी तक हो चुकी यहाँ पर कितना 100, 300, 400, 500, 600, 800, 800 तो यहाँ तक हो गया। अब इधर देखते हैं जी, 10, 20, 90, 150, 230, 250, 250 ही हो गया। इसे देखते हैं जी, 5 और 2 7, 7, 7 और 5 12, 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 ही हो गया। ठीक, तो देखो अब अच्छा हुआ हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक 8 आएगा, और 8 वाले 2 ऑप्शन थे। ठीक, टोटल करते हैं, कितना आएगा 2, कितना आएगा 7, कितना आएगा 10, यानी कि 1072 ऑलरेडी हो चुका। तो अगर मैं इसमें से 1072 घटाता हूं तो जो बचेगा डिफरेंस बचेगा 8। ये 5 में 7 गए तो कितना बचा 5 में से, यानी कि 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8। तो 188 वाला आपका आंसर यहां पर है। ठीक है, तो ज्यादा भारी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। उसने कहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो उसने कहा यदि राम की आय श्याम की आय से, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है, मतलब अगर श्याम की आय 100 है तो राम की आय है 170, बोले तो 17:10। ठीक, जबकि उसने कहा है श्याम की आय, उसने कहा श्याम की आय सोहन की आय से, इसकी आय से सोहन की आय से 30% कम है। तो अगर ये 100 है तो फिर ये कितना आ जाएगा 70। फिर से अनुपात निकाल लेते हैं, 30% कम। अब एक चीज समझो, अगर आपसे पूछा गया जैसे राम और सोहन, तो अगर पहले और आखिरी का अनुपात पूछा जाए तो उसके लिए मेहनत नहीं करनी, आप शुरू शुरू की गुना कर दीजिए, 17 गुना 7, और बाद की गुना कर दीजिए 10 गुना 10 यानी कि 100। ठीक, तो जो आएगा वही आंसर होगा, 17 अनुपात 100। क्लियर है। पहले और आखिरी का अनुपात निकालना है तो शुरू वालों की सबकी गुना कर दो और बाद वालों कर दो आंसर। ठीक, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त ध्यान रखना, वो शर्त ये है सर, वो शर्त ये है कि अगर यहां श्याम पर खत्म हुआ तो शुरू भी श्याम पर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। नहीं होगा तो रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा वो आपका 45। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं।
ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3। देखो 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 ही होता है ना। निवेश करता है और बी शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो बी का हिस्सा रुपयों में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बी का हिस्सा रुपयों में ज्ञात कीजिए। देखो जी अब ध्यान से, ठीक है। ये हम हटा देते हैं, ध्यान से समझना भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है। जैसे ए और बी ने व्यवसाय शुरू किया और ए ने कुल पूंजी का 1/3 का निवेश किया, 35 से 1/3 का। बी ने कुल पूंजी का, ए ने कुल पूंजी का 33 सही 1/3 का निवेश किया, यानी कि 3 में से 1 रुपया किसने लगाया, ए ने। तो अगर इसने 3 में से 1 रुपया लगाया है तो बाकी के 2 रुपए लगाए होंगे बी ने। ठीक, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, सिंपल है फिर तो, बाकी इसने लगाया, तो जिस अनुपात में इन्होंने निवेश किया उसी अनुपात में क्या कर देंगे हम, धनराशि का बंटवारा कर देंगे। जिस अनुपात में निवेश किया उसी अनुपात में बंटवारा कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता भी है कितना है, 1,62,000, 1,62,000 मेरे हिसाब से कितना है, 3। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 0 0 0। एक की वैल्यू 54। तो उसने क्या पकड़ा है, बी का हिस्सा बताओ। तो बी का हिस्सा कितना है, गुना 2, तो 1,08,000 है। ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल है, ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं। आपके कांस्टेबल के पेपर में कोई इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, बहुत बेसिक से आते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपका किसी चैप्टर में या आपको चैप्टर वाइज मैथ्स का रिवीजन करना है तो हम लोगों ने अभी एक बैच स्टार्ट किया है। ठीक, जो कि रहता है 2 बजे से 3 बजे। ठीक, और ये बैच आपका हम जुलाई तक चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जुलाई तक, यानी कि 5 महीने तक। ठीक, अपने ऑफलाइन सेंटर पर, अपने ऑफलाइन सेंटर पर। और इस 5 महीने की फीस हमने मात्र रखी है 1500 रुपए। अब इसमें कोई चैप्टर 2 बार रिवाइज हो जाए, 3 बार हो जाए, 10 बार हो जाए, हम तो जुलाई तक पढ़ाते रहेंगे। उससे पहले पेपर हो गया तो कोई बात नहीं, तभी खत्म कर देंगे। और यदि जुलाई पे पेपर हुआ तो जुलाई में तो खत्म ही हो जाना है। जुलाई के बाद भी खत्म हुआ तब हम जुलाई पे ही खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको ज्वाइन करना है बैच जिसमें हम चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहे हैं, हर एक चैप्टर का बार बार वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में आएंगे, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो आप हम लोगों का ये बैच 2 से 3 वाला ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आएगा आपका। और ऑफलाइन बैच है ये, है ना, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि नहीं हमारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते। मतलब हालांकि हम लोग तो करते हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टीचर बस पढ़ाता चला जाता है, पढ़ाता चला जाता है, डाउट का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो वे चाहते हैं कि ऑफलाइन में कोई अच्छी कोचिंग मिले तो आप हम लोगों के पास आ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, राजू की आय मंजू की आय से, राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। राजू की आय में 25% की वृद्धि और मंजू की आय में 40% की वृद्धि होने से संयुक्त आय, सिंपल एलिगेशन लगाएंगे। उसने कहा राजू की आय मंजू की आय से 25% अधिक है। तो अगर मैं कह दूं कि अगर मंजू की आय 100 है तो राजू की आय कितनी हो जाएगी, 125। तो अनुपात अगर मैं निकालूं तो अनुपात आ जाएगा 5:4। ठीक, उसने क्या कहा है, राजू की आय में 25% की वृद्धि हुई। ठीक, वो कह रहा है राजू की आय तो बढ़ गई कितनी, 25%, और मंजू की आय कितनी बढ़ गई, तो सर मंजू की आय बढ़ गई 40%। ठीक, देखते हैं ये इससे कितना ज्यादा, तो सर ये इससे ज्यादा है 15। कितने के लिए, 4 के लिए, बटे 2। ठीक, 3 से कट जाएगा 5, 3 से कट जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20/3। इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 6 से ही 2/3। ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक है एलिगेशन की, और बस कुछ नहीं करना, छोटी वैल्यू में प्लस कर देना है तो ये आ जाएगा 31.2/3 या 31.666 या 67, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं, ना गुणा करनी ना भाग करनी, चाहे भारी हो चाहे आसान हो, आपको केवल घटाना ही घटाना है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एक लैपटॉप 25% की छूट पर, एक लैपटॉप 25% की छूट के बाद 65,520 में बेचा गया। लैपटॉप का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, अंकित मूल्य पूछ लिया, सिंपल सा। ठीक भाई, मान लो लैपटॉप का अंकित मूल्य एमपी था और आपने क्या किया, उस पर 25% की छूट दे दी। 25% की छूट मतलब 75% में बेच रही हो। अगर आप इसे सोल्व करें तो ये 3/4 भी तो लिखा जा सकता है। और इस छूट के बाद वस्तु को बेचा गया कितने की, 65,520 रुपए की। ठीक, तो एमपी पूछ लिया, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3,
बचा 2, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 0। तो इसका मतलब आपका एमपी कितना आ गया? तो एमपी आ जाएगा 0, 4 चौक 16, हासिल को 1, 4 अठे 32, 32 और 1 33, बचा 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 दूनी 8। ये आ जाएगा 87360। फाइनली ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपके पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन बहुत भारी आए ऐसा भी जरूरी नहीं, और सारे क्वेश्चन इतने आसान है जितना ये पिछला था ऐसा भी जरूरी। मॉडरेट भी आते हैं, इजी भी आते हैं, टफ नहीं आते, मैं कह सकता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक निश्चित राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया गया है। समान राशि पर 3/2/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। देखो बहुत से बच्चे हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज देखते ही तो है ना, खत्म, टाटा बाय बाय, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा मान लिया कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो बहुत भारी चैप्टर है। लेकिन आप मेरी बात मानो, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, कुछ एक या दो क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं, कैलकुलेशन कभी दिक्कत कर सकती है, एक या दो बस। हालांकि कांस्टेबल में एक दो कभी आएगी नहीं, ठीक। लेकिन ये चैप्टर रियल में बहुत आसान है। एक बार आप सीख ले ढंग से तो आपसे ये चैप्टर बहुत मजे में होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा 10% प्रति वर्ष की दर से कोई धनराशि 4 वर्षों में 14,641 रुपए हो जाती है। देखो, किसी धनराशि का हो जाना मतलब मिश्र धन, ये ध्यान रखें। किसी धनराशि का हो जाना मतलब मिश्र धन की बात हो रही है, ठीक। कैसे? आप ये मान लीजिए 10% वार्षिक है 4 वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष भी 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 0.1, 0.3 और 0.01। सिंपल है। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। टोटल करते हैं 1 2 3 4 40 46, तो ये आ जाएगा 46.41 का ब्याज। उसके हिसाब से कितना है? उसके हिसाब से 1464 मिश्रधन। मेरे हिसाब से ब्याज है तो 100 मूलधन मान रखा है भाई। हम प्रिंसिपल अमाउंट क्या मान लेते हैं इस कंडीशन में? 100। तो अगर 100 अगर आपका मूलधन है और ब्याज आपका 4641, तो टोटल करूंगा तो 146.41, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो इधर आ जाएंगी और ये इससे हो जाएगा डिवाइड। एक की वैल्यू क्या आ गई? तो सर एक की वैल्यू आ गई 100। क्या कह रहा है? उसी समान ब्याज की दर से, है ना। तो पहले मूलधन देख लेते थे कितना बैठता है, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की धनराशि पर उसी दर से, मतलब 10% की दर से, कितने वर्ष में? कितने वर्ष में? 3/2/5, 5 से 15 और 2 17, 17/5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये कट जाएगा इससे 2 बार, और 17 दूनी 34। तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3400। क्या आ जाएगा? 3400। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन और बताओ मुझे। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। ये रहा। फटाफट आप एक बार इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे क्या रहेगा। हाँ जी, देखो क्वेश्चन है ये 8400 पर, हाँ जी, 8400 पर वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं एक बार क्या कहा उसने। देखो,
8400 पर वार्षिक 12% की दर से। अब अर्धवार्षिक रूप से लागू करना है तो हमें 6% पर काम करना होगा, और ब्याज जा रहा है 1.5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 1.5 वर्षों में। तो 1.5 वर्षों में ब्याज जाएगा 3 बार, 1 2 3। ठीक, 8400 का 6%, और 6% निकालने का मतलब है कि आप उठाकर इसे 6 से गुना कर दो और बटे 100, तो 2 जीरो कट जाएगी, 6 चौक 24, बचा कितना है 2, 8 सिंह 48 और 2 50, तो ये हो जाएगा 504, 504 और 504। देखो सब क्वेश्चन में फ्रैक्शन लगाना कोई सही नहीं है ना। जैसे 6 चौक 24 हो गया और 5 अंक 30 हो गया, तो 30.24, और इसका 2 गुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा 60.48, प्लस इसका फिर से 6% निकालते हैं तो 6% आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 बचा कितना है 2, 6 दूनी 12 और 2 14, बचा कितना है 1। ठीक, और ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 0 यानी कि 1, और ये हो जाएगा 6 3 18, और कितना 2 पॉइंट उसके, 2 पॉइंट हमारे, तो 1 पॉइंट, ये आ जाएगा 1.81। ठीक, टोटल कर लेते हैं 1512, और ये कितना बैठेगा 90, 90 पॉइंट, ये हो जाएगा 672, और ये हो जाएगा 1.81 समथिंग। आगे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। 3 7 और 5 12, हासिल को 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16, तो जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1604 दशमलव लगभग 50, वही आया भी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है सर, देखते हैं। एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? देखो, जब आपको ए इंडिविजुअल पता हो, बी इंडिविजुअल पता हो और दोनों का एक साथ पूछ लिया जाए तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं ए का कितना है 12, आपका फॉर्मूला लगेगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो 12 चौक 48 और 4 से कट जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9 दिन। ठीक, जब आपको पता हो ना कि ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, तो आप यही फॉर्मूला लगाएं, क्या, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, और क्योंकि आपका पेपर बहुत सिंपल सा है तो मैं ज्यादा ट्रिक की तरफ आपको लेके नहीं जा रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ा मैथ में कम प्रैक्टिस की है, तो मैं आपको जानबूझ के ऐसे मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो पेपर तक आपको याद रहे और आपका आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, उसने कहा है 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल। देखो, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? औसत चाल का फॉर्मूला है टोटल दूरी बटे टोटल समय। ठीक, तो उसने कह दिया टोटल दूरी तो सर 120 किलोमीटर है। अब बात करते हैं टोटल समय की। अगर 60 किलोमीटर 60 की गति से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, प्लस अगर 30 किलोमीटर 60 की गति से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, प्लस अगर 30 किलोमीटर 30 की गति से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। तो ये हो गया 2.5 घंटे। तो आप इस 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 120 5 बटे 2, 5 से कट जाएगा 24 और 24 दूनी 48, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 48। क्लियर है? सिंपल एकदम। ठीक है ना, एकदम सिंपल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है एक ट्रेन पहले 75 किलोमीटर एक निश्चित समान गति से चलती है और अगले 90 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चलती है। यदि यात्रा पूरी करने में 3 घंटे का समय लगता है तो सामान्य गति से 30 किलोमीटर की दूरी तय 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? और देखो सिंपल सा है। उसने क्या कहा है? उसने कहा 75 किलोमीटर की दूरी, 75 किलोमीटर की दूरी किसी गति से चलती है, मान लीजिए एस की गति से, और अगले 90 किलोमीटर की दूरी कितनी गति से चलती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से, और ऐसा करने पर उसे टोटल कितना लग गया? तो ऐसा करने पर उसका जो टोटल समय है वो 3 घंटे है। ठीक, तो आप यहां पर वैल्यू सोचिए, अगर मैं यहां पर वैल्यू रख दूं 35, ठीक, मुझे 3 घंटे लेके आने हैं। 75 किससे घटता है? 25 से। ठीक, एलसीएम लेके तो कोई फायदा नहीं है ना, यहाँ पर एलसीएम लेकर कोई फायदा नहीं है। जैसे ट्रेन पहले 75 किलोमीटर है ना, उसने कहा है कोई एक ट्रेन पहले 75 किलोमीटर, समझो, उसने कहा है कोई एक ट्रेन पहले किसी एक निश्चित गति से समान गति से, है ना। देखो, उसने कहा है एक ट्रेन पहले 75 किलोमीटर किसी समान गति से चलती है और अगले 90 किलोमीटर, तो ठीक है। देखो,
यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने पास से डाटा सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपने पास से सोचूं, ऐसा डाटा सोचूं इसका कि उसे जोड़कर मतलब उसे सोल्व करने के बाद मुझे 3 मिल जाए, तो अगर मैं 5 लूंगा तो 15 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 15 ही हो गया तो आगे 3 कैसे मैनेज करेंगे। ठीक, और अगर मैं 25 लूं, 25 या 75 वो भी ज्यादा हो गया। अगर मैं यहाँ पर 50 ले लूं, अगर मैं इसकी वैल्यू 50 ले लूं तो 50 लेने पर ही हो जाएगा 3/2, और 50 में 10 जुड़ती है 60 हो जाएगा। फिर से ये 30 से कट जाएगा तो 3/2, तो 3/2 3/2 यानी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो फाइनली एस की वैल्यू कितनी आ गई, तो एस की वैल्यू आ गई 50। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें सोचना पड़ता है, और ये नंबर्स आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि आपको तैयारी करते हुए लंबा समय भी हो गया होगा कुछ बच्चों को, नहीं तो 5-7 महीने से तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, है ना। चलिए, उसने कहा सामान्य गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 300 किलोमीटर जाना है सामान्य गति यानी कि 50 की गति से, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 6 घंटे आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 घंटे आंसर। इसमें कोई मसला तो बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। एक त्रिभुज की भुजाएं 4:6:8 के अनुपात में है, यह कैसा त्रिभुज है। देखो एक चीज समझो, असल में उसने कहा कोई एक त्रिभुज है और भुजाओं के आधार को देख के बताना है कि त्रिभुज कैसा है। ठीक, हमें भुजाओं को देखकर ये बताना है कि जो ये त्रिभुज है सर वो कैसा है, जो ये त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है। ठीक, तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो इसका अनुपात आ जाएगा 2:3:4। अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3:4। अब आगे की कहानी को समझो, अगर अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग ज्यादा है तीसरी भुजा से, जैसे समझो, ठीक, दो भुजाओं के वर्गों का योग ज्यादा है तीसरी भुजा से, तो फिर ये होता है अधिक कोण। कैसा होता है, अधिक कोण। यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर है तीसरी भुजा से, तो फिर ये होता है समकोण। भुजाओं के आधार पर निकालना बता रहा हूं मैं आपको। और दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि कम है तीसरी भुजा से, ठीक, तो फिर ये होता है न्यून कोण। क्या होता है सर, तो फिर ये होता है आपका न्यून कोण। ठीक, अगर हम देखें इन दो भुजाएं, और ये दो भुजाएं वे हैं जो छोटी भुजाएं होती हैं। ठीक, तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो कितना हो गया ये 15, और ये कितना हो गया 16। ठीक, तो यानी कि 15 इनका योग कम है किससे, बाकी भुजा के वर्ग से, तो ये फिर कैसा त्रिभुज हो गया, तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है ना, क्या हो गया जी, ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है ना, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, बस ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ, अभी ये आता है ग्राफ का क्वेश्चन, देखते हैं जी ग्राफ के क्वेश्चन में। हाँ, इस ग्राफ में है ना, मैंने बाद में देखा है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने लगा तो दिया था, बट मैंने बाद में देखा है, तो इस ग्राफ में थोड़ा सा लोचा है। मैं बता देता हूँ क्या लोचा है इस ग्राफ में। सर ये लोचा है, आप यहां देखो ध्यान से, देखो ए के लिए भी वही सर्कल दे दिया, बी के लिए भी वही सर्कल दे दिया, दिख रहा है ना। और जब हम ग्राफ को देख रहे हैं तो यहां पर भी हम बता नहीं पा रहे कि ए किसके लिए है और बी किसके लिए है। ठीक, हम यहां पर ये भी बता नहीं पा रहे ए किसके लिए है बी किसके लिए है। ठीक, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, एक बार और नजर मार लें। ठीक, एक बार नजर मार लेते, क्या पता कुछ बात छिपी हुई उसमें। क्या पूछा पहले देख लेते हैं। उसने पूछा कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत मूल्य 2010 से 2015 के दौरान कंपनी बी द्वारा निर्मित वाहनों के औसत मूल्य से कितने प्रतिशत है। अच्छा हाँ, देखो देखो देखो, देखो समझ गया, मैं समझ गया समझ गया। देखो इसमें है ना, यहाँ छिपी हुई है राज की बात। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें ना, आपको पता चलेगा डॉट वाले है ना, ये सब उसने बी लिख दिया, तो ये बी है, और सीधी रेखा वाले ए है। ठीक, तो उसने कह दिया, अब द क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। उसने कह दिया 2010 से 2015 तक वर्षों में दो ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में। तो एक काम कर लेते हैं कि भाई अपने को ए का बताना है। ठीक, ठीक, ए का बताना है, तो ए का टोटल निकाल लेते हैं 260। मैं हिंट दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप कर लेना। 260 प्लस 218 प्लस 224, ये है ना, फिर 179, और फिर 266, फिर 348, इन सब का टोटल, और कितने 1 2 3 4 5 6, और 6 से भाग कर देंगे ऐसी। बी वाला टोटल 307, 270,
250, 280, 310 और 416, इसका टोटल बटे 6। जो इनका एवरेज आएगा उनके एवरेज के आधार पर आपको इनका क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो कैलकुलेशन खुद करना है एक बार, ठीक। इतना भारी क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक। मैंने देखा कि मैं इस पे डॉट पे ध्यान नहीं दिया है ना। चलिए 55, कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 400 रुपए देने पड़े। तो इसका मतलब है देखो 600 रुपए का आपने खरीदा और आपने इसकी सिलाई कराने के 40 रुपए और दे दिए। तो इसका मतलब आपने कितने रुपए दे दिए, 640 रुपए दे दिए। और उसके बाद 12.5% लाभ पर बेच दिया। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 की खरीद कर 1 रुपए, मतलब 8 की खरीदी और 1 रुपए का लाभ लिया। तो फाइनली ये वस्तु बेची गई कितने की, तो ये बेची गई आपकी, ठीक, ये बेची गई आपकी कितने की, ये बेची गई 9/8 की। तो 8 अटी 64 और 9 अटे 72, तो ये आ जाएगा 720 आंसर, ठीक। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो तो यहाँ पर है ना, थोड़ा समझदारी का प्रमाण देना पड़ेगा, आपका नंबर सिस्टम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे उसने कहा 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की। अब एक चीज समझो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 1000। हमें संख्या को 6 से विभाजित करना है, ठीक। तो 6 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 0 0, अगर मैं 2 लिख दूं तो देखो ये 3 से भी कट रहा है, ठीक, और इकाई का अंक सम संख्या भी है। तो 6 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है। 11 के लिए देख लेते हैं, 11 से विभाजित 5 अंकों वाली, तो 5 अंकों की सबसे छोटी। तो एक चीज समझो, 1 0 0 0 1, यहां पे नहीं आएगा 1, है ना, क्योंकि 11 का रूल समझो आप। 11 का रूल ये है, 11 का रूल ये है कि एक एक छोड़कर बड़ी संख्याओं का योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं और यहां पर 1 लिख देता हूं ना, यहां पर 1 लिख देता हूं, ठीक, तो फिर वो टोटल वो अंतर 0 नहीं हो पाएगा 11 का रूल। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां ना करके मैं 0 कहां रख रहा हूं, 1 को ऐसी जगह रख रहा हूं जहां से मुझे कुछ फायदा हो। तो मैंने 1 को रख के देख लिया यहाँ पर। तो ऑटोमेटिक थोड़ा नंबर सिस्टम में अगर विभाजकता का नियम आपका अच्छा है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो भाग करके निकालना पड़ेगा, ठीक। इसके अंकों की योग कितना आ गया 3, और इसके अंकों का योग कितना आ गया 2, उनकी गुना पूछ ली, तो क्या आ जाएगा आंसर 6। तो थोड़ा सा आपको नंबरों से भी खेलना पड़ेगा, ठीक। इसी में बच्चों कहता हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे नंबरों से उतना ही अच्छा खेलना आएगा आप पर, ठीक। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 21, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई है 13 की, ठीक। 9 और 5 कितना हो गया 14, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 11, तो छोटा टुकड़ा 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 55। तो आपके पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे ये है, और बहुत भारी क्वेश्चन भी, बहुत भारी तो कहना गलत है, ठीक। अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे एक दो इसमें बीच में आए भी है, ठीक। हाँ, ग्राफ का आंसर एक बार कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट करना, ठीक। और आप लोगों की अब जो लाइव क्लास होगी वो रोजाना 10 बजे होगी सुबह, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये पढ़ाने वाला सेशन नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं सभी को। ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर के अंदर बैठ के कैसे करने हैं, ठीक। तो इसमें मैं आपको बहुत लंबे लंबे मेथड कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन को करने की ट्रिक बता रहा हूं, ठीक। और जनरली मैं मान के चल रहा हूं कि इन प्रैक्टिस सेट को वही बच्चे कर रहे हैं जिनका एक बार एप्टीट्यूड हो चुका। यदि किन्हीं बच्चों का नहीं हुआ या उन्हें चैप्टर वाइज रिवाइज करना है, उनका मैंने बता दिया कि हम लोगों के मेकी जी क्लासेस ऑफलाइन सेंटर पर, ठीक, 2 बजे यूपी कांस्टेबल के लिए हमने बैच बनाया हुआ है, आप वहां पर आकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को करते ही समाप्त लेते हैं, अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।